इसी सरहद पे कल डूबा था सूरज हो के दो टुकड़े। इसी सरहद पे कल जख्मी हुई थी सुबह आजादी। हिंदुस्तान का पार्टीशन हमारे लिटरेचर का सबसे ज्यादा लिखा जाने वाला पहलू है। इस मुद्दे पर इतनी कहानियां, कविताएं, नज़में और डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं कि पन्ने गिनते गिनते उम्रें बीत जाएं। कागजों का एक पर्वत खड़ा है हमारे सामने। ये पर्वत वक्त के साथ नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन इसके कुछ नुकीले पत्थर हमें आज भी चुभते हैं। ऐसा ही एक चुभने वाला पत्थर है टोबा टेक सिंह। ये एक कहानी है जो 1954 में लिखी गई थी, बंटवारे के तकरीबन 7 साल बाद। इसे लिखने वाले थे उर्दू अफसाना निगारी के सबसे कंट्रोवर्शियल लेकिन सबसे कालजयी राइटर सआदत हसन मंटो। ये एक फिक्शनल स्टोरी है। सेटिंग है पार्टीशन के दिनों की, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन चुके हैं और दोनों मुल्कों की तरफ से ये तय किया गया है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख पागल हिंदुस्तान भेज दिए जाएं और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान पागल पाकिस्तान भेज दिए जाएं। मंटो एक जीनियस थे और हर जीनियस की तरह उनकी रूह भी बेचैनी और बदहवासी का शिकार हुआ करती थी। उनको पागलपन के दौरे भी पड़ते थे और इसीलिए टोबा टेक सिंह को अगर उनका बेहद अंदरूनी और निजी अनुभव कहा जाए तो यह गलत ना होगा। मंटो पागल खाने के अंदर से बाहर समझदारों की दुनिया देखते हैं और सोचते हैं कि असली पागल कहाँ हैं, इन सलाखों के अंदर या वहां बाहर, या फिराक हम ही दीवाने या दुनिया दीवानी है। आप ये कहानी सुनिए, ये मंजरनामा देखिए, लेकिन किसी हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी की नजर से नहीं, उन परिंदों की नजर से जिनसे रातों रात उनका घोंसला छिन गया। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकारों को यह ख्याल आया कि साधारण कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए, ट्रांसफर्स। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात ठीक थी या नहीं। बहरहाल बुद्धिमानों के फैसले के अनुसार इधर उधर ऊंचे स्तर की कॉन्फ्रेंसें हुई और आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए नियत हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वह मुसलमान पागल जिनके अभिभावक गार्जियंस हिंदुस्तान में थे वहीं रहने दिए गए और जो बाकी थे उन्हें सीमा पर रवाना कर दिया गया। यहां पाकिस्तान से क्योंकि करीब करीब सब हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस के संरक्षण में सीमा पर पहुंचा दिए गए। उधर की मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प और कौतुकपूर्ण बातें होने लगी, बड़ी एक्साइटिंग। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से रोजाना बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, उससे जब उसके दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े सोच विचार के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं, उसी को पाकिस्तान कहते हैं। यह जवाब सुनकर उसका मित्र संतुष्ट हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली भी नहीं आती। दूसरा मुस्कुरा दिया, मुझे तो हिंदुस्तान की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़ा शैतानी आकड़ आकड़ फिरते हैं, यानी अकड़े अकड़े फिरते हैं। एक मुसलमान पागल ने नहाते नहाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और अचेत हो गया, बेहोश हो गया। कुछ पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। इनमें अधिकतर ऐसे कातिल थे जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिला के पागल खाने भिजवा दिया ताकि वे फांसी के फंदे से बच जाएं। वो कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान का विभाजन क्यों हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सभी घटनाओं से ये भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ जाहिल थे। उनकी बातचीत से भी वे कोई नतीजा नहीं निकाल सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको कायदे आजम भी कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहां है, इसकी स्थिति क्या है, इसके विषय में वे कुछ नहीं जानते थे।
यही कारण है कि पागल खाने में वह सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह से खराब नहीं था, इस ऊहापोह में थे कि वह पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में हैं तो पाकिस्तान कहाँ है, और अगर वे पाकिस्तान में हैं तो ये कैसे हो सकता है कि कुछ अरसा पहले यहीं रहते हुए वह हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में ऐसा पड़ा कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया, पेड़ पर, और एक टहनी पर बैठकर 2 घंटे लगातार भाषण देता रहा, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मामले पर था। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं न हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं न पाकिस्तान में, मैं इस पेड़ पर रहूंगा। बड़ी मुश्किल के बाद जब उसका दौरा ठंडा पड़ गया तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भराया कि वह उसको छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक MSc पास रेडियो इंजीनियर था जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से अलग थलग बाग की एक खास रौश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता। उसमें यह तब्दीली प्रकट हुई कि उसने अपने तमाम कपड़े उतारकर दफेदार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना शुरू कर दिया। एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का एक सक्रिय कार्यकर्ता रह चुका था और दिन में 15-16 बार नहाया करता था, एकदम नई आदत छेड़ दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनांचे उसने एक दिन अपने जंगले में, वो बैरक जहां रहते थे, उसने अपने जंगले में घोषणा कर दी कि वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि उस जंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलग अलग बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में पड़कर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे प्रेम हो गया था। यद्यपि उसने उस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो उसको भूला नहीं था। चुनांचे वो उन तमाम मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसकी प्रेमिका हिंदुस्तानी बन गई थी और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को पागलों ने समझाया कि वो दिल छोटा ना करे, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहां उसकी प्रेमिका रहती है। मगर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इस ख्याल से कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आजाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बड़ा दुख हुआ। वो छिप छिप कर घंटों इस समस्या पर बातचीत करते रहते कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत किस तरह की होगी। यूरोपियन वार्ड रहेगा या जाएगा, ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं, क्या उन्हें डबल रोटी बनाम ब्लडी इंडियन चपाती तो जहरमार नहीं करनी पड़ेगी। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 वर्ष हो चुके थे। हर समय उसकी जबान से अजीबो गरीब शब्द सुनने में आते। ओ पढ़ दी, गड़गड़ दी, ए निक्स दी, बेध्याना दी, मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन। वो दिन को सोता था ना रात को। पहरेदारों का यह कहना था कि 15 वर्ष के इस लंबे अरसे में वो एक क्षण के लिए भी न सोया था। लेटता भी नहीं था, अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लिया करता था। हर समय खड़े रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थीं, मगर इस शारीरिक तकलीफ के बावजूद लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के विषय में जब कभी पागलों में चर्चा होती तो वो बड़े ध्यान से सुनता था। कोई उससे पूछता कि उसका क्या ख्याल है तो वो बड़ी गंभीरता से जवाब देता। ओपड़ दी, गड़गड़ दी, एनेक्स दी, बेध्याना दी, मूंग दी दाल ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ द टोबा टेक सिंह ने ले ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, कहाँ का रहने वाला है। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे खुद इस उलझन में फंस जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था पर अब सुना है पाकिस्तान में है। क्या पता कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाएगा या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और कौन सीने पे हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही किसी दिन सिरे से गायब न हो जाएंगे। एक सिख पागल के केश छिद्रे होकर थोड़े ही रह गए थे। चूंकि वो बहुत कम नहाता था, दाढ़ी और बाल आपस में जम गए थे, जिसके कारण उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। लेकिन वो आदमी किसी का नुकसान नहीं करता था। 15 वर्षों में उसने किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने नौकर थे वो इसके बारे में इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई जमीनें थी
अच्छा खासा खाता पीता जमींदार था कि अचानक ही दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांधकर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे और उसकी राजी खुशी मालूम करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक ये क्रम चलता रहा, लेकिन जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना जाना बंद हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था, मगर सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसे बिल्कुल ये मालूम न था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके स्वजन और संबंधी उससे मिलने आते तो उसे अपने आप पता चल जाता था। चुनांचे वो एक दफेदार से कहता कि उसके मुलाकाती आ रहे हैं। उस दिन वो अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सिर में तेल लगाकर कंघी करता। अपने कपड़े जो वो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा कर पहनता और यूं सच बनकर मिलने वालों के पास आता। वे उससे कुछ पूछते तो वो चुप रहता या कभी कभी ओ पड़ दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक अंगुल बढ़ती बढ़ती 15 वर्ष में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसे पहचानता ही ना था। जब वो बच्ची थी तब भी अपने बाप को देखकर रोती थी, जवान हुई तब भी उसकी आंख से आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब संतोषजनक उत्तर ना मिला तो उसकी कुरेद दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकाती भी नहीं आते हैं। पहले तो उसके दिल की आवाज भी बंद हो गई थी जो उसे उनके आने की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वह लोग आएं जो उससे सहानुभूति प्रकट करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े वगैरह लाते थे। वो यदि उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो वो निश्चित बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका विचार था कि वह टोबा टेक सिंह से ही आते हैं जहां उनकी जमीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो अपने को खुदा कहता था। उससे जब एक दिन बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने अपनी आदत के मुताबिक पहले कहकहा लगाया और फिर कहा वो ना पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म नहीं दिया। बिशन सिंह ने उस खुदा से कई बार मिन्नत खुशामद की, कहा कि वो उसे हुक्म दे ताकि झंझट खत्म हो, मगर वो बहुत व्यस्त था क्योंकि उसे और भी अनगिनत हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वो उस पर बरस पड़ा। ओ पड़ दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ वाहेगुरु दा खालसा एंड वाहेगुरु दी जी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। उसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो जरूर मेरी बात सुनते। तबादले के कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान दोस्त मुलाकात के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हटा और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलुद्दीन है। बिशन सिंह ने फजलुद्दीन को एक नजर देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलुद्दीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही ना मिली। तुम्हारे सब आदमी राजी खुशी हिंदुस्तान चले गए। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर। वो कुछ कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजलुद्दीन ने कुछ रुक कर कहा, हाँ वो भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई। बिशन सिंह चुप रहा। फजलुद्दीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी राजी खुशी पूछता रहूं। अब मैंने सुना है तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और वधावा सिंह से मेरा सलाम कहना और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर सिंह से कहना फजलुद्दीन राजी खुशी है। 2 भूरी भैंसें जो वे छोड़ गए थे उनमें से एक ने कट्टा दिया है और दूसरी के कट्टी हुई थी, पर वो 6 दिन की होकर मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूं। और ये तुम्हारे लिए थोड़े से भरुंडे लाया हूं। बिशन सिंह ने भरुंडों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलुद्दीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहां है? टोबा टेक सिंह? उसने तनिक आश्चर्य से कहा, कहां है? वहीं है जहां था। बिशन सिंह ने पूछा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में। नहीं, पाकिस्तान में। फजलुद्दीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता चला गया, ओ पड़ दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी टूर फिट्टे मुंह। तबादले की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की सूचियां पहुंच गईं और तबादले की तारीख भी निश्चित हो चुकी थी। सख्त सर्दियां थीं।
लाहौर के पागलखाने से हिंदू सिख पागलों से भरी लॉरियां पुलिस के दस्ते के साथ रवाना हुई। संबंधित अफसर भी उनके साथ थे। वाघा के बॉर्डर पर दोनों ओर के सुपरिंटेंडेंट एक दूसरे से मिले और प्रारंभिक कार्यवाही खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर चलता रहा। पागलों को लॉरियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। कुछ तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने को तैयार होते उनको संभालना मुश्किल होता, क्योंकि इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते तो वे फाड़ कर अपने शरीर से कपड़े अलग कर देते। कोई गालियां बक रहा है तो कोई गा रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बक रहे हैं, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। पागल स्त्रियों का शोरगुल अलग था और सर्दी इतनी कड़ाके की कि दांत बज रहे थे। अधिकतर पागल इस तबादले को नहीं चाहते थे, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़कर कहां फेंका जा रहा है। थोड़े से वह जो सोच समझ सकते थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 बार झगड़ा होते होते बचा, क्योंकि कुछ हिंदुओं और सिखों को ये नारे सुनकर तैश आ गया। जब बिशन सिंह की बारी आई और जब उसको दूसरी ओर भेजने के संबंध में अधिकारी लिखत पढ़त करने लगे तो उसने पूछा, तोबा टेक सिंह कहां है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? संबंधित अधिकारी हंसा और बोला, पाकिस्तान में। यह सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने शेष साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, किंतु उसने चलने से इनकार कर दिया। तोबा टेक सिंह कहां है? और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओ पड़ दी, गड़गड़ दी, एनेक्स दी, बेध्याना दी, मूंग दी दाल ऑफ तोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। सूरज निकलने से पहले स्तब्ध खड़े बिशन सिंह के गले से गगन भेदी चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वो आदमी जो 15 वर्षों तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा, औंधे मुंह लेटा हुआ था। इधर कांटेदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था और वैसे ही कांटेदार तारों के पीछे पाकिस्तान। बीच में जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, तोबा टेक सिंह पड़ा था। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। सावन की झड़ी जब लगती है, बूंदों में तू ही बरसता है। तू ही तो है जो झरनों के पानी में छुप के हंसता है। मजाज चुप हो गए, बड़ी गहरी चुप्पी और बड़ी गहरी सोच में डूब गए। राजा साहब ने पूछा, किस सोच में डूब गए मियाँ, क्या हुआ? मजाज ने बड़े अदब से जवाब दिया, राजा साहब, सोच रहा हूं कि अगर शराब पीना छोड़ दिया तो मैं 400 रुपयों का करूंगा क्या? प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे मैं तुझे प्यार करूं या ना करूं। तूने खुद अपने तबस्सुम से जगाया है जिन्हें, उन तमन्नाओं का इजहार करूं या ना करूं। तू किसी और के दामन की कली है, लेकिन मेरी रातें तेरी खुशबू से बसी रहती हैं। तू कहीं भी हो तेरे फूल से आरिज़ की कसम, तेरी पलकें मेरी आंखों पे झुकी रहती हैं। जुबानों के जानकार मानते हैं कि अगर मॉडर्न उर्दू पोइट्री में गालिब के बाद कोई एक नाम चुनने की शर्त हो, सिर्फ एक नाम, तो वो नाम फिराक गोरखपुरी का होगा। इतना बड़ा रुतबा है फिराक साहब का, और ये सिर्फ उनके शेरों, उनकी गज़लों, उनकी नज़मों की बदौलत नहीं है। उनके भक्कड़पन, उनकी जिंदा दिली, छोटे बड़े को एक मानने वाली उनकी सोच और शख्सियत का नतीजा है, जो अपने जीते जी ही लेजेंड बन चुकी थी, जिसकी कहानियां यूनिवर्सिटी कैंपस में दिन रात गूंजती रहती थी।